हेलो, गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करेंगे नागरिक का मतलब सिविक्स का एक फर्स्ट टॉपिक जिसको प्रस्तावना बोलते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रस्तावना होता क्या है। तो इसको हम मानते हैं कि यह संविधान का फर्स्ट चैप्टर है, यानी किसी की भूमिका बांधता है। जैसे संविधान में कोई भूमिका बांधा है तो वो है प्रस्तावना। और भूमिका कहने का मतलब क्या है, तो किसी काम को करने के पहले हम लोग को क्या करना है, क्या कर रहे हैं, वो है उद्देशिका। मतलब जैसे भूमिका बांधे हैं कि ये हमको काम करना है, इस टाइम पे खाना खाना है, इस टाइम पे स्नान करना है, इस टाइम पे हम लोग को सोना है। तो ये हुआ भूमिका, फर्स्ट चैप्टर है ये। और इस भूमिके से पूरा संविधान दिख जाता है कि संविधान में क्या उद्देश्य है, क्या प्रकृति है, क्या कहने का तात्पर्य क्या है। तो एक सिंपल लाइन में समझते हैं, कोई हम काम करते हैं तो आखिर क्यों कर रहे हैं ये यहाँ दिखता है। ये है संविधान का उद्देशिका। तो शॉर्ट में समझ गए होंगे कि उद्देशिका पढ़ने का क्या तरीका है। और इसको हम जानते हैं, ये सबसे पहले 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किए थे। कहाँ प्रस्तुत किए थे? तो संविधान सभा में प्रस्तुत किए थे। और उसी समय ये लगा कि नहीं, ये एक है जो इंट्रोडक्टिव पार्ट होता है, संविधान का इंट्रोडक्शन है, इससे हम लोग देश में यूज कर सकते हैं और एक देश के लिए एक अच्छे सिद्धांत के रूप में लागू हो सकता है। तो ये संविधान का इंट्रोडक्टिव पार्ट है और इसको फर्स्ट पेज बोल सकते हैं। चलिए इसको हम पढ़ते हैं अच्छे तरीके से और समझते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये कभी इसको संविधान का पार्ट माना गया है और कभी इस संविधान का हिस्सा नहीं माना गया है। 1960 ईस्वी में बेरुवारी कमेटी ने बोले थे कि ये संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन 1973 ईस्वी में केशवानंद भारती बनाम केरला राज ने बताया कि नहीं, ये संविधान का पार्ट है, लेकिन इसके मौलिक सिद्धांत में चेंज नहीं किया जा सकता। ये इतना ध्यान रखिएगा। ये कभी किन्हीं व्याख्याकारों ने कहा है कि ये जन्मपत्री है, संविधान का क्या है, जन्मपत्री है। शरीर का अगर पूरा शरीर काम करता है तो मस्तिष्क जो है अच्छे से काम करता है, लेकिन ये शरीर का क्या है, आत्मा है। ये मान के रखना है। चलिए हम लोग डिटेल में अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले ये जो प्रस्तावना है ना, एक चैप्टर ही है और एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे पूछता है कि न्याय कितने हैं, संविधान में न्याय कितने हैं, स्वतंत्रता कितनी है, प्रकृति कैसा है, प्रकृति के कितने तत्व कितने हैं, मतलब स्वतंत्रता कितने प्रकार से मिला है। तो ये सब ध्यान रखना। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसका स्रोत क्या है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए ये स्टार्टिंग है। तो हम से स्टार्ट होता है। ये संविधान का स्रोत कौन है, तो हम आम नागरिक, जनता है। ये ध्यान रख, एक एक स्पष्ट लाइन बता देंगे कि क्या है। तो सबसे पहले हम से स्टार्ट हुआ है। तो हम का काम क्या है, मतलब हम स्रोत खुद हम जनता है। मतलब सबसे पहला इसका जो लाइन है वो हम से स्टार्ट होता है। हम से तात्पर्य वो है कि ये हम जनता हैं। मतलब संविधान का स्रोत कौन है, तो कोई नहीं है, पब्लिक स्वयं है और जनता है, एक सिंपल नागरिक है। तो हम, उसके बाद हम भारत के लोग ये स्रोत हुआ। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, मतलब कहने का अर्थ है कि हम भारत के लोग हैं, इसके स्रोत हैं। इसके स्रोत कौन है, तो हम भारत के लोग हैं। और भारत को कैसा बनाना है, तो भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका क्या उद्देश्य, प्रकृति क्या है। तो फिर से हम एक बार थोड़ा सा पीछे चलेंगे। इसके पूछता है कि इतने संविधान को जो प्रस्तावना है उसको कितने भागों में बांट सकते हैं। तो इसका 4 तत्व बोला जाता है। पहला तत्व क्या है, तो पहला इसका स्रोत जानते हैं। तो पहला ये स्रोत है, हम भारत के लोग क्या है, इसी में लिख देते हैं। ये स्रोत है, जानने का स्रोत है। स्रोत कौन है, तो व्यक्ति ने खुद लिखा है, व्यक्ति स्रोत है, और जनता आम नागरिक ये स्रोत है। उसके बाद दूसरा प्रकृति है। प्रकृति कहने का मतलब है कि मूलभूत सिद्धांत क्या है, उसका बनावट क्या है, देश किस आधार पर चलेगा, देश कैसे चलेगा, ये इसका राजनीतिक इसमें कारण बताया गया है कि कैसे देश चलता है, संविधान कैसे चलेगा, देश का शासन तंत्र कैसे चलेगा, ये प्रकृति है। तो प्रकृति को कितने भागों में बांटा गया है, यहाँ से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हम भारत के लोग, भारत को एक स्वतंत्र हो गया। उसके बाद
स्रोत हो गया हम भारत के लोग, यहाँ स्रोत ये। उसके बाद आगे हम बात करते हैं भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। ये हुआ प्रकृति, मतलब मूलभूत सिद्धांत जिसके आधार पर शासन चलता है। शासन कैसे चलेगा, तो देश कैसा है, तो सबसे पहला संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, मतलब बाहरी और अंदर, मतलब देश के अंदर हम किसी से कोई मतलब आदेश नहीं लेंगे कि हमको करना क्या है। मतलब बाहर और अंदर, देश के अंदर हम लोग स्वतंत्र है अपने शासन करने के लिए। हम लोग खुद ये निर्णय लेंगे कि बाहर और युद्ध आ गया तो क्या करना है, युद्ध हो गया तो क्या करना, बाहर और इंटरनल मैटर में हम खुद ये फ्री हैं कि हम लोग कैसे काम करना है। तो बाहरी और आंतरिक गतिविधियों को हम लोग खुद तय करेंगे, मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, मतलब हम लोग खुद डिसाइड करेंगे, किसी बाहरी स्रोत पे डिपेंड नहीं है। वो कहने का क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ये पहला प्रकृति हुआ। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, किसी बाहरी या आंतरिक दबाव में काम नहीं करेंगे, हम लोग खुद स्वयं निर्णय लेंगे, डिसाइड करेंगे, हम लोग स्वतंत्र हैं। एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है पहला। दूसरा समाजवादी, दूसरा प्रकृति क्या है इसका, तो समाजवादी है। प्रकृति कहने का मतलब देश कैसे चलेगा इसको दिखाना है प्रस्तावना में। तो पहला संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हुआ। दूसरा समाजवादी, मतलब देश के हर व्यक्ति को समाज में रहने का हक है। समाज में समान तरीके से उनको कुछ भी मिलता है तो समान तरीके से मिलना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। समाजवादी मतलब समाज में रहने का एक सिंपल तरीका होता है कि जैसे वितरण हुआ, या तो वो संपत्ति या संसाधन का वितरण हो, या भी उत्पादन या वितरण का माध्यम हो, या प्रतिष्ठा या सम्मान की बात हो, कुछ भी समान तरीके से मिलता है वो समाजवादी कहलाता है। मतलब वितरण हो, या भी संपत्ति या संसाधन का हो, कुछ भी वितरण करना है, संपत्ति या संसाधन, उत्पादन या वितरण, या फिर प्रतिष्ठा या अवसर की समानता हो, सब लोग क्या है समान तरीके से मिलता है, वो समाजवादी देश कहलाता है। तो भारत कैसा है, तो एक समाजवादी देश है, समाज के लोग को लेके चलता है, तो वो क्या है, दूसरा प्रकृति समाजवादी देश है। भारत कैसा देश है, तो समाजवादी है। तीसरा पंथ निरपेक्ष, मतलब यहाँ कोई धर्म नहीं है, कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, जो व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार काम करे वही उसका धर्म है, धर्म पर कोई बांधे नहीं हुए। पथ निरपेक्ष है, मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं है, लोग हम अपने तरीके से जीते हैं, दूसरे लोग अपने तरीके से जीते हैं, दूसरे लोग दूसरे धर्म को मानते हैं, हम लोग अपना धर्म मानते हैं, सबका अपना अपना धर्म है। तो ये कहलाता है पथ निरपेक्ष, मतलब कोई धर्म नहीं है। तीसरा प्रकृति हुआ। चौथा लोकतंत्रात्मक, मतलब भारत एक लोकतांत्रिक देश है और ये दूसरे लोगों का प्रेरणा स्रोत भी है। क्यों, क्योंकि ये लोकतंत्रात्मक देश है। और सबसे पहले लोकतंत्र कहाँ हुई थी, तो मतलब लोकतंत्र भारत की देन है। लोकतंत्रात्मक देश कहाँ है, तो भारत की देन है लोकतंत्र। तो सबसे पहले लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक पहले। चौथा पहला हुआ एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा समाजवादी, तीसरा पथ निरपेक्ष, चौथा लोकतंत्रात्मक। मतलब हम लोग भारत को एक लोकतंत्र मानते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र का शासन है। शासन इब्राहिम लिंकन द्वारा बोला गया है कि भारत जो है ना, भारत की जो प्रतिनिधि होती है जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता के लिए चुना जाता है। मतलब कुछ भी है तो जनता ही चुन के भेजेगी, वही शासन करेगा। मतलब लोकतंत्र शासन है, सब लोग को भागीदारी होती है, चुनाव में भागीदारी होती है, सब लोग को स्वतंत्रता है कि हम इस प्रतिनिधि को चुनेंगे, दूसरे लोग दूसरे प्रतिनिधियों को चुनेंगे, जिनका बहुमत होगा वो वहाँ शासन करेंगे। तो वो है लोकतंत्रात्मक शासन। लोकतंत्र देश यही कहलाता है, मतलब सभी को भागीदारी सुनिश्चित करता है और वो शासन करते हैं, तो वो लोकतंत्रात्मक शासन कहलाते हैं। चौथा हुआ लोकतंत्र। पांचवा प्रकृति हुआ गणराज्य, मतलब यहाँ चुने हुए सरकार, मतलब विरासत में किसी को सरकार नहीं मिलती है। जैसे राष्ट्रपति हैं तो अभी राष्ट्रपति कोई और हैं, कल के डेट में राष्ट्रपति बनेंगे तो दूसरे मिलेंगे। मतलब यहाँ गणराज्य नहीं है, कोई भी निर्वाचित या प्रतिनियुक्त होते हैं तो जाते हैं, निर्वाचन होकर जाते हैं, किसी का गणराज्य विरासत में नहीं मिला है। इसीलिए गणराज्य कहने का मतलब है किसी भी शासन को, कोई भी शासक जो बनते हैं ना, वो विरासत में नहीं मिली है, वंशानुगत नहीं है, तो वो गणराज्य कहलाता है। ये समझ गए प्रकृति। प्रकृति कहने का मतलब है कि देश कैसे चलेगा, ये प्रकृति है। सबसे पहले हम लोग जाने कि संविधान का स्रोत क्या है, तो हम लोग हैं जनता है। दूसरा जाने कि देश कैसे चलेगा, तो इसका 5 प्रकृति है। पहला क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहने का मतलब समझे,
कि भारत जो है ना किसी भी परिस्थिति में आंतरिक और बाह्य क्षेत्र से मुक्त है। कुछ भी डिसाइड होगा तो खुद अपने सहमति से ये विचार करेंगे कि हम लोग क्या करना है, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है, मतलब गुलाम नहीं है हम लोग। बाहरी और आंतरिक मामलों को खुद निपटारा करेंगे और किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहलाता है। और दूसरा क्या है, समाजवादी, मतलब समाज में रहना है तो सभी को बराबर का दर्जा मिले, या तो संपत्ति या संसाधन का हो, या खाद्यान्न या वितरण का हो, या प्रतिष्ठा या अवसर की समानता हो, सब लोग एक तरीके से समाज में जीना है, तो वो क्या कहलाता है, समाजवादी कहलाता है। पथ निरपेक्ष, मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म यूज कर सकता है। यहाँ धर्म, राज्य का कोई धर्म नहीं है, ऐसा मानना है। तो पहला क्या हुआ, ये एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पहला प्रकृति। दूसरा कैसा है, तो समाजवादी। तीसरा कैसा है, तो हम लोग जाने पथ निरपेक्ष। चौथा लोकतंत्रात्मक, मतलब भारत एक लोकतंत्र देश है, इसमें कोई भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं तो जनता की सहमति से चुने जाते हैं, मतदान होता है और जो लोग भाग वहाँ लेते हैं, मतलब जनता का प्रतिनिधि बन के जो वहाँ जाते हैं वही शासन करते हैं और सबका सहभागिता होती है, तभी लोग वहाँ प्रतिनिधि चुना जाता है। तो ये हुआ लोकतंत्रात्मक। और पांचवा हुआ गणराज्य। गणराज्य मतलब यहाँ के लोग शासन वंशागत नहीं है, राष्ट्रपति किसी के मतलब राष्ट्रपति का जो पद है किसी का बारिश नहीं है, मतलब आज चुनाव होगा तभी जाएंगे चुनाव, मतलब यहाँ लोग वंशानुगत नहीं है, मतलब चुनाव होने के बाद ही प्रतिनियुक्त होते हैं, ऐसा है गणराज्य कहलाता है। सीधे ध्यान रखना है, गणराज्य मतलब वंशानुगत नहीं है और कोई भी काम किया जाता है तो जनता के सहयोग के बाद ही कोई प्रतिनिधि बनते हैं। चलिए, वंशागत नहीं है गणराज्य, ये पांचवा प्रकृति हुआ। अब उसके बाद हम लोग जाने प्रकृति। अब ये संविधान बनाने का उद्देश्य क्या है, इसमें छिपा हुआ है। संविधान बनाने का उद्देश्य क्या हो सकता है, तो उद्देश्य के मतलब उसका यूज कैसे है, उद्देश्य क्या होना चाहिए, हम लोग का सबसे अंतिम लक्ष्य क्या है। कोई भी हम लोग काम करते हैं तो लगता है कि हम लोग ये फल प्राप्ति होगा, हम लोग पढ़ाई करते हैं तो लगता है नौकरी होगा। ये क्या है, ये लक्ष्य प्राप्ति करने का एम होता है, टारगेट होता है, पर्पस होता है, और ये हम लोग गोल एम निर्धारण करते हैं। तो यही इसका एम है जो हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला क्या है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, मतलब देश के लोगों को न्याय मिले। तो न्याय कैसे मिले, पहला सामाजिक न्याय मिले, दूसरा आर्थिक न्याय मिले और तीसरा राजनीतिक में न्याय मिले। समाज में सभी को समान तरीके से जीने का ये व्यवस्था है, मतलब सामाजिक जीवन जीने का तरीका होता है। और आर्थिक रूप से लोग मतलब भेदभाव नहीं किया जाता है। और चौथा है राजनीतिक रूप से, मतलब राजनीतिक रूप से भी लोगों को मतलब लोक नियोजन में भी सहायता दिया जाता है। राजनीतिक रूप से भी लोग भागीदारी लेते हैं, चुनाव में भागीदारी लेते हैं, तो वो राजनीतिक न्याय है। मतलब आर्थिक रूप से भी उनको न्याय मिलेगा, सामाजिक रूप से न्याय मिलेगा, राजनीतिक रूप से भी न्याय मिलेगा। ये है क्या इसका उद्देश्य। पहला न्याय, ध्यान से इधर लिख दे रहे हैं, न्याय क्या है, तो न्याय पूछता है कि उद्देशिका में मतलब प्रस्तावना में, और कोई भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, उद्देशिका बोलें या प्रस्तावना बोलें दोनों एक ही बात है। उद्देशिका या प्रस्तावना दोनों को यही है, उद्देशिका चैप्टर पढ़ रहे हैं या प्रस्तावना बोला जाता है। तो न्याय के बारे में 3 दिया गया है, न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये न्याय है, मतलब सामाजिक ये सामाजिक न्याय भी मिलेगा, आर्थिक न्याय भी मिलेगा और राजनीतिक न्याय भी मिलेगा। और ये गांधी मॉडल पर आधारित है। ये न्याय कहलाता है। न्याय ये सभी व्यक्ति को या तो सामाजिक न्याय मिलेगा, सभी को समान रूप से जीवन जीने का तरीका होना चाहिए। आर्थिक न्याय मतलब कि कोई भी चीज़ मिल रहा है या कोई भी लोभन सरकार से दिया जा रहा है, कोई भी आर्थिक मदद दी जा रही है तो सभी को दिया जाएगा, न्याय सबके साथ होगा। और तीसरा राजनीतिक न्याय, मतलब न्याय राजनीतिक रूप से होगी तो किसको मिलेगा, सबको मिलेगा। ये न्याय हुआ। और अब स्वतंत्रता पूछता है एग्जाम में कि न्याय कितने प्रकार के होते हैं, तो सामाजिक,
आर्थिक और राजनीतिक न्याय। उसके बाद विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, ये स्वतंत्रता है। हम लोग स्वतंत्रता भी कितने बांटों में बांटा गया है, तो 5 भागों में। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब कुछ भी प्रकट कर सकते हैं। विश्वास है, किसी भी विश्वास करना। धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है हम लोग के ये संविधान में। तो न्याय कितना हुआ, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये उद्देश्य एक है। दूसरा उद्देश्य ये है, हम लोग का विचार एक मत हो। अभिव्यक्ति, हम लोग कुछ भी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। उसके बाद विश्वास कर सकते हैं, धर्म मान सकते हैं और उपासना कर सकते हैं। ये दूसरा हुआ, दूसरा उद्देश्य है। उसके बाद तीसरा क्या है, ये स्वतंत्रता हुआ मेरा। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये है स्वतंत्रता, मतलब देश के लोगों को इतनी स्वतंत्रता मिली है। उसके बाद तीसरा है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। अगर प्रतिष्ठा पाना और अगर सम्मान मिला है तो सबको समान रूप से सम्मान मिलेगा, ना कि अछूतों को या भेदभाव किया जाएगा या छूताछूत की भावना होगी, ये सब नहीं चलेगा। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दिया जाएगा। और प्राप्त करने के लिए ये है, तो समानता कितनी है, समता कितनी है। तो एग्जाम पूछता है कि संविधान के उद्देशिका में क्या समता कितने प्रकार के हैं, तो 2। स्वतंत्रता कितने हैं, तो 5। न्याय कितने हैं, तो 3। ये 3 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। उसके बाद उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए। और एक टर्म आया, मतलब उन सब में, ये जो इतना पढ़े हैं उस सब में राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता बढ़ाने के लिए हम लोग को एक बंधुत्व, विश्व बंधुत्व बनाना होगा, मतलब भाईचारा बनाना होगी। हम लोग को लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बंधुता, विश्व बंधुत्व बना के रखना है। हम लोग को भाईचारे बना के रखेगा तभी ये सब प्रगति बढ़ेगा, आगे बढ़ सकता है। नहीं तो भाईचारे की भावना नहीं रहेगी तो लोग उद्देश्य इसका नहीं प्राप्त कर सकेंगे, लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकेंगे। लड़ाई झगड़ा होगा तो ये ठीक नहीं है। तो बंधुता बढ़ाने के लिए क्या करना है, बंधुत्व। तो ये ध्यान रखिएगा, बंधुत्व ये फ्रांस के क्रांति से लिया गया है और ये बंधुता बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। उसके बाद ये हुआ क्या, उद्देश्य क्या है, तो ये था। उसके बाद दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा को आज तारीख 26 नवंबर 1949 को ये एडोप्ट हुआ था, अंगीकृत हुआ था। एडोप्ट मतलब अंग बना था, ध्यान रखिएगा। अंग बनना और पारित होना अलग अलग चीज़ है। एक ये एडोप्ट हुआ था, अंगीकृत हुआ था। कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ये अंगीकृत हुआ था। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्गशील शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। मतलब इसका अडोप्ट हो गया था, अंगीकृत हुआ था। तो ये सब हम लोग आज संविधान के उद्देशिका में पढ़े हैं। और थोड़ा सा याद रखिएगा कि 1976 में जो है ना, पथनिरपेक्ष और पथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता जोड़ा गया था। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 1976 का संविधान संशोधन हुआ था तो 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला पथनिरपेक्ष, दूसरा समाजवादी और तीसरा अखंडता। पथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता 1976 के संविधान संशोधन हुआ था तो ऐड किया गया था। और हाँ, एक और, ये जो प्रस्तावना है कहाँ से लिया गया है, तो लिया गया है अमेरिका से। लेकिन इसकी भाषा किससे ली गई है, तो दोनों में अंतर है। भाषा ऑस्ट्रेलिया से और लिया गया था किससे, तो अमेरिका से लिया गया था। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।